अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो बेटा है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है हमारी हार्ट की जितनी भी डिजीज़ हैं हम उसको क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। आपके सिलेबस में नंबर 1 जो डिजीज़ डिस्कस की हुई है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इसे हम कॉमनली कॉल करते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस में भी, ठीक है, क्योंकि ये आर्ट्रियल डिजीज़ है। आर्टरीज से ये डिजीज़ क्रिएट होती है या आर्टरीज ये डिजीज़ क्रिएट करती हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वैसे इसको जो मेडिकल लैंग्वेज में नाम है वो क्या है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ये हमारे दिल की बीमारी है। इसका इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ आर्टरियल वॉल इंटीमा विच लूजेज इट्स इलास्टिसिटी। मीन्स के आर्टरीज की जो है 3 वॉल प्रेजेंट होती हैं, 3 वॉल प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज का फंक्शन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया। स्ट्रक्चर में क्या है कि स्ट्रक्चरली इसकी जो है तो वो 3 वॉल मौजूद है। फर्स्ट वॉल को हम कहेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेंटर वाली वॉल को हम कहेंगे या मीडियम वॉल को जो या मिडिल वॉल को जो हम कहेंगे ट्यूनिका मीडिया, और जो अंदरूनी इंटरनल वॉल है हम उसे कहेंगे ट्यूनिका इंटिग्मा। ट्यूनिका इंटिग्मा। अब ये जो डिजीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस वो हो किस में रही है, ट्यूनिका इंटिग्मा में हो रही है। ट्यूनिका इंटिग्मा को क्या कर देती है, ये आर्टरीज के अंदर, हार्ट की आर्टरीज के अंदर ये डिजीज़ क्रिएट हो रही है। ट्यूनिका इंटिग्मा इंटरनल वॉल है आर्टरी की, उसे ये ब्लॉक कर रही है, नैरो कर रही है। नैरो किस वजह से कर रही है कि इसकी जो वॉल है वो थिक हो रही है। इंटरनल वॉल की जो अंदर की दीवारें हैं वो क्या हो रही हैं, थिक हो रही है, मोटी हो रही है। मोटी किस वजह से हो रही है, फैटी एसिड्स की वजह से, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से। फैटी एसिड्स, जितनी भी फैटी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं वो इसमें जाके जमा हो रही हैं। अब मतलब इसमें जमा हो रही हैं और फिर वो क्या हो रही है, इसकी जो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो हो रहा है। ब्लड का फ्लो स्लो क्यों होगा, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है कि डिजीज़ इन विच द इनर लेयर ऑफ आर्टरी बिकम थिक and cause narrowing of the artery and consequently impairing the blood flow is known as atherosclerosis। अब ये डिजीज़ वही बात है कि इनर लेयर आर्टरी की क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, नैरो ऑफ द ब्लड ऑफ द आर्टरीज, और कॉन्सिक्वेंटली इम्पेयरिंग द ब्लड फ्लो। फिर क्या होता है, उसके रिजल्ट में इम्पेयरमेंट हो जाती है ब्लड फ्लो में। उसके टाइप को इज नॉन एज क्या कह रहे हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस कह रहे हैं। उस डिजीज़ को नाम क्या दे रहे हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस दे रहे हैं। आर्टरीज के अंदर हो रही है, आर्टरीज की इंटरनल वॉल में मौजूद हो रही है। अब इंटरनल वॉल किस में है, ट्यूनिका इंटिग्मा के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। और ट्यूनिका इंटिग्मा के अंदर हो क्या रहा है कि इसकी जो दीवारें हैं या इसकी जो वॉल है ट्यूनिका इंटिग्मा की वो थिक हो रही है, और फिर उसके बाद ब्लड थिक होने की वजह से जो है वो नैरो कर देंगी इस पोर्शन को, और खून के गुजरने का जो रास्ता है वो जो फ्लो है उसका ब्लड का वो स्लो हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट में क्या लिखा है, द नैरोइंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फैटी लेजन्स कॉल्ड आर्थ्रोमेटस प्लग। इसको क्या कहते हैं हम, आर्थ्रोमेटस प्लग भी कह रहे हैं कि इसका जो फैटी लेजन्स की वजह से रास्ता जो नैरो हो रहा है खून के गुजरने का, वो क्या कहला रहा है हमारे पास, कौन सी डिजीज, आर्थ्रोमेटस प्लग कहला रही है। अच्छा जी, आर्थ्रोमेटस प्लग क्या चीज़ है बेटा, किस कॉजेज़ की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है, कौन से कॉजेज़ हैं, वो कॉजेज़ हैं हमारे पास क्या पॉसिबल कॉजेज़, क्या पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस आर, नंबर 1 स्मोकिंग। स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं और बेहद पीते हैं, हद से ज़्यादा पीते हैं, तो उन्हें ये डिजीज़ क्रिएट हो सकती है। हाइपरटेंशन की वजह से भी जो आर्टरीज के अंदर का सुखड़ जाना, वॉल का जो है वो कम हो जाना, सुखड़ जाना, या उसके अंदर फैटी लेजन्स का बढ़ जाना। उसके बाद मेल जेंडर मतलब ये जेंट्स के अंदर या मेल के अंदर जो है ज़्यादा डिजीज़ पाई जा रही है। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, मोटापा ऑब्वियसली जो है आपके फेट के बढ़ने की वजह से होगा, आपके कोलेस्ट्रोल की लेवल की वजह से होगा। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब कि आपको जो है वो एक्टिव रहना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपको, लेकिन हम नहीं करते हैं, आराम से एक ही जगह पूरा दिन बैठ के गुजार देते हैं, तो वो क्या होगी, फिजिकल इनएक्टिविटी। अच्छा, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, सीवियर डायबिटीज़, शुगर का बढ़ जाना, एग्रेसिव पर्सनैलिटी, डॉक्टर हमें कह रहा है या हमें खुद जो है वो क्या, एग्रेसिव पर्सनैलिटी, हमें खुद ठंडा रहना है, हमें खुद जो है वो टेंशन नहीं लेनी, हमें जो है छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा नहीं करना, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारी एग्रेसिव पर्सनैलिटी। अगर ऐसा करेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें जितनी भी कॉजेज़ हैं, ये सारी कॉजेज़ किसकी वजह से हैं, ये किस चीज़ का शिकार कर देंगे हमें, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की। हमारी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उसको जो हार्ट की जो आर्टरीज की इंटरनल वॉल इंटिग्मा को जो है वो फैटी एसिड की वजह से, ये फैटी लेजन्स की वजह से जो है वो थिक हो जाएगी, और हमारा खून का जो फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो होगा।
अच्छा जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट्स क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स ड्यू टू द आर्थरोस्क्लेरोसिस कैन कॉजेज एंजाइना पेक्टोरिस। अब क्या होगा? जब रेस्ट्रिक्शन मतलब रोकना, जब ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स के स्लो होगा आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो उसमें क्या कॉज हो सकता है? एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब सीने में एक चुभन महसूस होगी, और सीना मतलब जो हार्ट है हमारा, उसके अंदर जो है हमें चुभन सी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, सीने में एक दर्द महसूस होगा। वो हमारा छोटा सा जो है वो अटैक, ये हार्ट अटैक भी कह सकते हैं इसे, लेकिन हम उसे क्या नाम देते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस का नाम देते हैं। मतलब खून का स्लो मूव करना हार्ट के अंदर आर्टरी से, वो क्या कहलाता है हमारा? कौन सा अटैक कर सकता है? एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए सर, नेक्स्ट जो डिजीज़ है हमारी वो क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, छोटी छोटी सी बातों पे जो लोग टेंशन लेते हैं वो क्या किस चीज़ का शिकार हो जाते हैं? एंड में हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। और हाइपरटेंशन इतनी बड़ी बीमारी है कि जिसे हम साइलेंट किलर भी कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं? साइलेंट किलर भी हम उसे कॉल करते हैं। हाइपरटेंशन की कोई सिम्टम्स नहीं है जो जाहिर हो कि हमें पता चले कि ये हाइपरटेंशन की वजह से, मतलब इसे कोई टेंशन है तब जाके ये इसे डिजीज़ हो रही है, कोई उसके सिम्टम्स नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन द मीन arterial pressure is greater than the upper range accepted normally, the person is said to be hypertensive having hypertension। जो आर्टेरियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, अब जो उसकी रेंज है उससे बड़ा हो जाता है। एक्सेप्टेड द नॉर्मली पर्सन इज सेड टू बी हाइपरटेंसिव, क्योंकि वो जो बंदा है वो क्या कहता है? हाइपरटेंसिव। उस चीज़ को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कह रहे हैं। उस बीमारी को क्या कह रहे हैं? हाइपरटेंशन। अब ब्लड प्रेशर की, ये ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा हो रहा है, या अगर टेंशन में रहेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो एक टाइम पे वो बीमारी कहलाएगी आपकी हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है 120/80 है। 120 जो साइड है हमारे पास उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और 80 जो है हमारे पास लोअर, वो क्या कहलाता है? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी रहे। ऐसे लिख लेंगे तो आसानी से याद होगा कि सिस्टोलिक किसे कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट को। जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो सिस्टोलिक कंडीशन है। बीपी क्या होगा? 120 अपर साइड, अपर पोर्शन। और जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है, वो क्या कौन सी कंडीशन है? डायस्टोलिक कंडीशन है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है 130 बीपी है, नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे जो 90 बीपी है, नॉर्मल कंडीशन है। 90 से अबव होगा तो वो कौन सा पेशेंट हो जाएगा? हाइपरटेंसिव हो जाएगा। यहाँ पे 131 से 139 हो जाएगा तो प्री हाइपरटेंसिव कहलाएगा। 131 से 139 अगर उसका बीपी है तो वो क्या कहलाएगा? प्री हाइपरटेंसिव। लेकिन अगर बीपी 140 पे चला गया है, अगर बीपी जो है 140 पे चला गया या 140 से क्रॉस कर गया है तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरटेंसिव। प्री हाइपरटेंसिव मतलब 131 से 139 तक प्री है, लेकिन अगर 140 से क्रॉस कर गया तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरटेंसिव कहलाएगा। यहाँ पे भी अगर बीपी 90 से क्रॉस कर गया है तो फिर क्या कहलाएगा? हाइपरटेंसिव कहलाएगा। अगर हम इसका मीन निकालते हैं 120/80 का, तो यहाँ पे निकलेगा मीन, इसका निकलेगा 100 and 110। 110 से ज़्यादा अगर बीपी बढ़ गया या 110 से ज़्यादा बीपी चला गया तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट कहलाएगा। हाइपरटेंसिव पेशेंट कहलाएगा। हाइपरटेंशन का एक और जो भी हमने बात की थी कि साइलेंट किलर, हाइपरटेंशन को जो हम क्या कहते हैं? साइलेंट किलर कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये शायद हम की लगाना भूल गए। साइलेंट किलर, साइलेंट किलर क्या है? हाइपरटेंशन इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर बिकॉज द अफेक्टेड इंडिविजुअल में शो नो आउटवर्ड सिम्टम आर स्ट्रोक और हार्ट अटैक अकेयर, इट प्रोमोट आर्थरोस्क्लेरोसिस। क्या होगा? साइलेंट किलर हाइपरटेंशन की वजह से जो है ये ले रहे हैं कि हाइपरटेंशन इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर। मतलब हाइपरटेंशन क्या कहते हैं? साइलेंट किलर है बिकॉज, क्योंकि अफेक्टेड पर्सन, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है या अफेक्टेड पर्सन है, उसे कोई भी बाहर जो है कोई भी सिम्टम जाहिर नहीं होंगे। या तो उसे स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, या फिर उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक कौन सी कंडीशन होगी? इट प्रोमोट्स आर्थरोस्क्लेरोसिस। जैसे अभी हमने बताया आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो जाता है? एंजाइनल अटैक हो जाता है। तो जो टेंशन लेते हैं लोग, वो उनकी वजह से क्या साइलेंट किलर होते हैं वो, और साइलेंट किलर में उनको कोई सिम्टम जाहिर नहीं होते। बीपी बढ़ रहा होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब ब्रेन हैमरेज का हो जाना। इसकी कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या है? प्रोलॉन्ग कॉन्सिक्वेंस, द हार्ट में इनलार्ज एंड फेल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली। क्या है?
कि अगर ये टेंशन ज़्यादा देर तक रहे, काफ़ी टाइम तक रहे, तो जो दिल है आपका वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जो उसका फंक्शन है पंप करने का ब्लड का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फेल हो जाएगा वो उस चीज़ में। उसकी फैक्टर्स की बात करते हैं कि उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स बेटा जी इसके हैं, सेवरल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन हाइपरटेंशन सच एज हेरिडिटी, या तो ये आपको जो है वो हेरिडिटी से मिलेगा आपका ब्लड प्रेशर का, या फिर आपको हायर इनटेक ऑफ सॉल्ट इन डाइट, या अपने आप खाने में जो है वो नमक का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इस वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है। स्मोकिंग, सिगरेट का पीना, ओबेसिटी, मोटापा, डिसऑर्डर ऑफ किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड, मतलब कुछ जो डिजीज़ है किडनी और एड्रेनल ग्लैंड की, उसकी वजह से भी ये आपको जो है वो बीपी आपका बढ़ सकता है। और बीपी बढ़ने का जो रीज़न है वो क्या है आपका, हाइपरटेंशन, टेंशन की वजह से, टेंशन लेने की वजह से बीपी का आपका बढ़ता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो आपकी है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। आपकी बुक में जो नेक्स्ट डिजीज़ दी हुई है वो क्या है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी इतनी सी है, द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट, उसे हम क्या कह रहे हैं, थ्रोम्बस कह रहे हैं। जो आपके अंदर आर्टरीज है, मतलब हार्ट के अंदर जो वॉल प्रेजेंट है, हार्ट के अंदर जो आर्टरीज गुजर रही हैं उसके अंदर क्या हो जाना, ब्लड का क्लोट हो जाना, ब्लड की क्लोटिंग हो जाना, वो पोर्शन आपका क्या कहला रहा है, वो आपका कहला रहा है थ्रोम्बस कहला रहा है। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या हो रही है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाना आपके इंटरनल हार्ट के इंटरनल वॉल के अंदर, तो वो क्या कहलाता है बेटा, थ्रोम्बस कहलाता है। विद इन इंटैक्ट INTSCT, विद इन इंटैक्ट ब्लड वेसल इज नोन एज थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब एम्बोलस, छोटी सी डेफिनेशन है एम्बोलस की, आपकी बुक में दी हुई है कि एम्बोलस क्या है। थ्रोम्बस और एम्बोलस आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं। थ्रोम्बस क्या है, जैसे यहाँ से ब्लड जो है वो मूव कर रहा है और यहाँ पे एक जगह पे जाके वो क्या कर गया, आपने ब्लड को क्लोट कर दिया। ठीक है, अब एम्बोलस क्या है कि यहाँ जो पीछे से खून आ रहा था, इस क्लोटिंग को उसने पुश किया और कहीं और जाके वो रुक गया, यहाँ से ये चीज़ उखड़ के ब्लड क्लोटिंग का जो ये हिस्सा यहाँ से निकल के किसी और जगह पे जाके रुक जाए, वो क्या कहलाता है, एम्बोलस कहलाता है। इफ़ अ क्लोट डिसलॉग एंड ट्रैवल इन द ब्लड स्ट्रीम, खून के बहाव को कहते हैं ब्लड स्ट्रीम, इस टर्म एज एम्बोलस। इसे ये कौन सी टर्म है, एम्बोलस है, कि जो आपकी क्लोटिंग का पार्ट है वो उस जगह से निकल कर किसी और जगह पर जाकर खून के बहाव के साथ जाके रुक जाता है, उस जगह को, उस पोर्शन को क्या कहते हैं, एम्बोलस कहते हैं। लेकिन ये जो क्लोटिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ब्लड क्लोटिंग, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से। अच्छा, अब कोरोनरी थ्रोम्बस क्या है, कोरोनरी थ्रोम्बस क्या है बेटा जी, इसकी डेफिनेशन जो आपको लिखी हुई है, नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है कि वो सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई करती है किसको, हार्ट मसल्स को, बाया थ्रोम्बस इज कॉल्ड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर या तो फिर नैरोइंग हो रही है इस आर्टरीज के अंदर, ये देखेंगे जो हार्ट आपकी डायग्राम पीछे पहले काफ़ी दफ़ा बताई हुई है, लेकिन आप सिर्फ इतना देखेंगे चार पोर्शन मतलब हार्ट को सपोज करेंगे हार्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट जो है ये आर्टरीज आपको नज़र आ रही हैं, डिफरेंट आर्टरीज नज़र आ रही हैं। इसका किसी एक पोर्शन के अंदर या आर्टरीज का कोई एक पोर्शन के अंदर ब्लड का क्लोट हो जाना, ठीक है, थ्रोम्बस कंडीशन हो जाना, तो वो क्या होगा, उस वजह से जो है वो ब्लड की सप्लाई, जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है वो थ्रोम्बस की वजह से नहीं कर पाएगी। तो जब नहीं कर पाएगी तो हार्ट मसल्स का जो ये हिस्सा है, कुछ ऐसे मसल्स का हिस्सा जो हार्ट के मसल्स हैं, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हार्ट के जो मसल्स हैं, ये मैंने लिखा भी है कि ये क्या हो जाएंगे, ये काम करना छोड़ देंगे। क्यों काम करना छोड़ देंगे, जब वहाँ पे खून की सर्कुलेशन ही नहीं हो रही है, ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही है, तो वो वहाँ से काम करना छोड़ देंगे हार्ट मसल्स, और हार्ट मसल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, कौन सा इन्फेक्शन कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन नेक्स्ट डिजीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये क्या किस वजह से हो रही है कि आर्टरीज़ के अंदर थ्रोम्बस हो गया, ब्लड की क्लोटिंग हो गई, आर्टरीज़ के अंदर ब्लड की क्लोटिंग होगी, या तो वो छोटा हो जाएगा, बिल्कुल नैरो हो जाएगा, नैरो जैसे हम आर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ के आए थे कि नैरो हो जाएगा वो उसके पोर्शन, तो खून का निकलना जो है वो मुश्किल से निकल पाएगा, या फिर कम्प्लीटली जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, कम्प्लीटली जो है वो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लड की सप्लाई हार्ट के मसल्स तक नहीं कर सकती। जब नहीं कर सकती तो फिर हम क्या कहेंगे, उसको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। किसके अंदर हो रही है, कोरोनरी आर्टरी से कोरोनरी थ्रोम्बोस हो रहा है, मतलब ब्लड फ्लो कम्प्लीटली क्लोज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे क्लोट होने के बाद क्या हो रहा है कि वो हार्ट के मसल्स को जो है वो डैमेज कर रहा है, हार्ट के मसल्स जो है वो इनलार्ज हो रहे हैं, और ये कौन सा इन्फेक्शन कहला रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन।